स्टूडेंट्स, कौटिल्य एकेडमी मानेसर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा यूनिवर्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि यूनिवर्स क्या है। देखिए, हम जो कुछ भी देखते हैं चारों तरफ, अपने जो कुछ भी हमें दिखाई देता है या जिस भी चीज़ के बारे में हम जानते हैं, वो हमारा प्लेनेट हो, हमारा सैटेलाइट हो, सन हो, गैलेक्सी हो, ये सब, अगर इन सब चीज़ों को हम एक टोटलिटी में देखें तो यूनिवर्स की पिक्चर हमारे सामने आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यूनिवर्स बनना कैसे। देखिए, यूनिवर्स को बनने के बारे में काफ़ी सारी थियोरीज हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट थियोरी है उसको हम बिग बैंग थियोरी के नाम से जानते हैं। और एक बिशप थे, बेल्जियन बिशप थे, जिनका नाम था जॉर्ज लेवेंटायर। उन्होंने इस थ्योरी को दिया। उन्होंने बताया कि आज से करीब 15 बिलियन ईयर्स पहले एक ऑब्जेक्ट था जो काफ़ी हॉट था और काफ़ी टाइटली पैक्ड था। उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ, बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और जिसके चलते उसमें जो मटेरियल था पूरा वो बिखर गया और उसने ठंडा होना और एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। उसी से फिर ये हमारी गैलेक्सीज बनी, स्टार्स बने और बाकी ऑब्जेक्ट्स जो भी हमें यूनिवर्स में दिखाई देते हैं वो सब इस तरीके से बने। तो ये है आपके यूनिवर्स के बनने की थ्योरी, जिसको कि हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। अब क्वेश्चन आता है कि गैलेक्सीज क्या है। गैलेक्सीज में देखिए बहुत सारे स्टार्स होते हैं, डस्ट होती है, गैसेज होती हैं, और ये लगातार मूव करते रहते हैं। गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस जो है वो आज भी बढ़ता जा रहा है। इसको एक एविडेंस के तौर पे पेश किया जाता है कि बिग बैंग थ्योरी से ही हमारा यूनिवर्स बना था। तो गैलेक्सी में क्या क्या होता है? स्टार, डस्ट, गैसेज, ये सारी चीज़ें होती हैं। और गैलेक्सीज़ के अगर नंबर्स देखें हमारे यूनिवर्स में कितने होंगे तो 100 बिलियंस गैलेक्सीज़ पाई जाती है, और एक गैलेक्सी में एवरेज 100 बिलियंस स्टार मिलते हैं। तो आप कैलकुलेट करके देखिए कि हमारे पूरे यूनिवर्स में कितने स्टार्स होंगे। तो इनकी तादाद बहुत बड़ी है। तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा इसको। और हमारी गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की। हमारा सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी का एक पार्ट है। तो हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन शामिल है? हमारे सोलर सिस्टम में हमारा सन है, जो कि हेड ऑफ द फैमिली है। यानी कि हमारा सोलर सिस्टम एक फैमिली की तरह है, एक परिवार की तरह है, और उसका हेड कौन है? सन है। बाकी मेंबर्स कौन कौन है? बाकी मेंबर्स में प्लैनेट्स आते हैं, मून्स आते हैं, आपके एस्ट्रॉइड्स आते हैं, मेट्रॉइड्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं। ये सब हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर हैं। इन सब के बारे में भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। हमारा सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है, और एक इनविजिबल ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इन सब को एक साथ बांधे हुए है, और ये अपना मूवमेंट करते रहते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट सन के अराउंड मूव करते हैं। अब आपको एक पिक्चर दिखाते हैं सोलर सिस्टम की, उसको देखिए। इस पिक्चर को अच्छे से देखिए। इसमें सन की पोजीशन दिखाई गई है, तमाम प्लैनेट्स की पोजीशन दिखाई गई है, और बाकी कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं। तो इसको अच्छे से देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। अब हम अपने सोलर सिस्टम के हेड यानी सन की बात करते हैं। सन एक स्टार है, और स्टार की खास बात होती है कि उसके पास अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है। तो हमारे सन के पास भी अपनी लाइट है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सन में ये लाइट और हीट आती कहाँ से? तो एक प्रोसेस है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस न्यूक्लियर फ्यूजन में कुछ लाइट न्यूक्लियस मिलके हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है सन के अंदर। तो हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस है उनका लगातार फ्यूजन होता रहता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी हमें लाइट और हीट के तौर पे मिलती है अर्थ पे, जो सन से हमें आती दिखाई देती है, सन से हमारे पास पहुंचती है। तो आपको पता चल गया कि सन में एनर्जी का सोर्स क्या है? हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर है? जो हमारा सन है उसको हम 4 पार्ट्स में बांट के देख सकते हैं। इसका जो कोर पार्ट होता है उसको क्रोमोस्फेयर बोलते हैं, और इसका जो पार्ट हमें बाहर से दिखाई देता है उसको हेलियोस्फेयर बोलते हैं, और इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है उसको ट्रांजिशन रीजन बोलते हैं। आपने सोलर इक्लिप्स के बारे में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो हम आगे की वीडियोस में
बताएंगे कि सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स क्या होते हैं, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। सोलर इक्लिप्स के टाइम पे जो पार्ट दिखाई देता है सन का, उसको कोरोना बोलते हैं। तो 4 पार्ट आपने देखे सन के, क्रोमोस्फेयर, हेलियोस्फेयर, ट्रांजिशन रीजन और कोरोना। कोरोना जो है वो सोलर इक्लिप्स के टाइम पे दिखाई देता है। तो जो हेलियोस्फेयर होता है उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कोर पार्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। कई बार सन से कुछ सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, कुछ एटम्स निकलते हैं, एटॉमिक स्टॉर्म निकलता है और वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। तो हम देखते हैं कि पोलर रीजन्स पे कुछ कलरफुल लाइट्स दिखाई देती हैं हमें। तो इन कलरफुल लाइट्स को नॉर्थ पोल पे हम अरोरा बोरेलिस बोलते हैं और साउथ पोल पे अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। जहाँ से ये सोलर फ्लेयर निकलती है वहाँ पे कुछ ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं सन के ऊपर, और ये जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं इनका टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, ठीक है ना। अब ये जो हमारा सन है, सन का अगर वॉल्यूम देखा जाए, अर्थ के साथ उसका कंपैरिजन किया जाए, तो अर्थ के वॉल्यूम से 13 लाख टाइम्स ज़्यादा है हमारे सन का वॉल्यूम। और अगर मास की बात करें तो 3,32,000 टाइम्स ज़्यादा मास है सन का कंपेयर टू अर्थ, ठीक है। तो ये क्लियर है। देखिए, जिस तरीके से एक इंसान की एज होती है, इंसान जन्म लेता है, बड़ा होता है और आखिर में उसकी डेथ हो जाती है, इसी तरीके से स्टार्स भी होते हैं। हमारा सन भी जो है एक स्टार है। हमारे सन की अभी एज 5 बिलियन ईयर्स हो चुकी है और ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि 5 बिलियन ईयर्स एज और बची हुई है। हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें स्टार के ओरिजिन, उनके पूरा लाइफ साइकिल, उनकी डेथ, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है और हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स मिलते हैं। अगर इनको हम सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सेट करें तो सबसे पहले मरकरी आता है। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम का। इसके बाद वीनस है, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो कितने प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। सबसे नज़दीक कौन सा है? मरकरी है और सबसे दूर नेपच्यून है। तो शुरुआती जो 4 प्लैनेट्स हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं और अगले 4 जो प्लैनेट्स हैं उनको गैसीय प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं इनका सरफेस सॉलिड है, रॉकी है, ठीक है। लेकिन आगे के जो 4 प्लैनेट्स हैं उनमें ऐसा नहीं है, उनमें उनका सरफेस गैसीय है, ठीक है। तो इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल और गैसीय प्लैनेट्स भी बोला जाता है। इनमें सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है और सबसे छोटा प्लैनेट हम बता ही चुके हैं कि मरकरी है। तो इन प्लैनेट्स के बारे में भी हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक जो प्लैनेट है वो भी मरकरी ही है। यानी सन के सबसे पास डिस्टेंस के हिसाब से पहले नंबर पे मरकरी ही आता है। मरकरी भी बाकी प्लैनेट्स की तरह अपने एक्सेस पे भी रोटेट करता है और सन के अराउंड भी रिवॉल्व करता है। इससे सन के अराउंड अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में 88 डेज़ का टाइम लगता है। और मरकरी सबसे ज़्यादा नज़दीक है सन के, तो यहाँ पे सन अर्थ के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, ज़्यादा ब्राइटर दिखाई देता है। तो यहाँ 3 टाइम्स लार्जर दिखाई देगा सन और 7 टाइम्स ब्राइटर दिखाई देगा। जो मरकरी है वो एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका सरफेस जो है वो सॉलिड और रॉकी है और ये अर्थ मून से थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में और अर्थ मून की तरह ये क्रैटर्ड है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे वगैरह पाए जाते हैं। मरकरी का अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। क्लियर है? मरकरी के बारे में ये सारी बातें आपको समझ आ गई। अब मरकरी की एक फ़ोटो देखिए। फ़ोटो देख लिया आपने मरकरी की। अब हम चलते हैं अगले प्लेनेट की तरफ, वीनस। वीनस डिस्टेंस के हिसाब से दूसरा प्लेनेट है और वीनस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीनस को अगर आप देखें तो ये
अर्थ के बराबर साइज में है और इस वजह से इसको सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। ये भी एक टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। इसका जो सरफेस है वो रॉकी है, सॉलिड है, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने का कारण क्या है कि यहाँ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और यहाँ पे प्रेशर कुकर टाइप कंडीशंस बनी रहती है। यहाँ टेम्परेचर 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, जिसपे कि लेड भी पिघल सकता है। यहाँ पे वोल्केनोज पाए जाते हैं, वोल्केनिक सरफेस है यहाँ का, वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, वोल्केनिक प्लेटूज है। ये सारी चीज़ें हमें वीनस पे देखने को मिलती है। और वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि ये मॉर्निंग के टाइम पे स्काई में हमें दिखाई देता है और इवनिंग के टाइम पे हमें वेस्ट साइड में दिखाई देता है एक स्टार की तरह। तो इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। इसको सिस्टर ऑफ अर्थ क्यों कहते हैं ये हम बता ही चुके हैं। इसको सन के अराउंड अपना एक राउंड कंप्लीट करने में 225 अर्थ डेज के बराबर टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें अपने वीनस के बारे में जानी। अब वीनस की भी एक फ़ोटो आपको दिखाते हैं, फ़ोटो को देखिए। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको वीनस के बारे में कि वीनस जो है वो वेस्ट टू ईस्ट नहीं घूमता है, वो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सनराइज जो है वो वेस्ट साइड से होता है और सनसेट ईस्ट में होता है। देख लिया आपने फ़ोटो वीनस की। अब हम चलते हैं अगले प्लेनेट की तरफ। अब हम आ गए मार्स पे। वैसे हमें कायदे से अर्थ पे पहुंचना चाहिए, लेकिन अर्थ पे हम अलग से डिस्कशन करेंगे, अलग वीडियो देखेंगे अर्थ के बारे में। अभी हम बात करेंगे मार्स की। तो मार्स जो है वो 4th प्लेनेट है डिस्टेंस के हिसाब से। और मार्स के अगर साइज़ की बात करें तो हम सन को एक टिपिकल फ्रंट डोर मान लें तो ये एक एस्प्रिन टैबलेट के बराबर साइज़ बैठता है मार्स का। मार्स भी जो है अर्थ से काफ़ी नज़दीक है और इसको अपने एक्सेस पे रोटेशन करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में 24 आवर्स से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। यानी अर्थ जितना टाइम लेती है अपने एक्सेस पे एक राउंड कंप्लीट करने में, उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है मार्स को। मार्स को सन के अराउंड अपना एक राउंड कंप्लीट करने में 687 अर्थ डेज का टाइम लगता है। मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं, फोबोस और डिमोस। ये डिमोस जो है ये स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट की बात करें, स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम है। और इसके अलावा मार्स को रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। मार्स पे भी आपको वोल्केनोज मिलते हैं, विंड्स मिलती है। यहाँ का जो क्रस्ट है वो मूव करता है। मार्स को स्टडी करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने मिशन भेजे हैं। यूएसए का क्यूरियोसिटी मिशन था और अभी इंडिया ने भी कुछ टाइम पहले मंगलयान भेजा था यहाँ पे, जो कि इंडिया के पहले प्रयास में ही कामयाब रहा था, जबकि कोई भी कंट्री अपने फर्स्ट चांस में वहाँ पे अपना कोई यान नहीं भेज सका था। तो ये एक इंडिया की अच्छी सक्सेस थी। अब मार्स का भी एक फ़ोटो आपको दिखाते हैं। मार्स का ये फ़ोटो है, इसको देखिए अच्छे से। और इसके बाद हम चलते हैं अगले प्लेनेट पे। ये है जुपिटर, जो कि साइज़ के हिसाब से हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। साइज़ के हिसाब से सबसे बड़ा प्लेनेट है। और अगर इसका डायमीटर देखें तो इसमें 11 अर्थ फिट की जा सकती है, इतना बड़ा है जुपिटर, ठीक है ना। और ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट नहीं है, यानी कि इसका जो सरफेस है वो रॉकी और सॉलिड नहीं है। इससे पहले हमने जितने भी प्लैनेट्स पढ़े वो सब सरफेस उनका रॉकी और सॉलिड था, यानी वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे। लेकिन ये गैसियस प्लैनेट है जुपिटर जो है। इसको अपने एक्सिस पे एक राउंड कंप्लीट करने में 10 घंटे का टाइम लगता है, जबकि इसको सन के अराउंड अपना एक राउंड कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 12 ईयर्स लगते हैं, 11.9 ईयर्स का टाइम लेता है। इसको एक गैस जाइंट बोला जाता है। इसके नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करें हम तो ये काफ़ी हैं, 60+ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। और इसका एक नेचुरल सैटेलाइट्स है गैनीमेड, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून और नेचुरल सैटेलाइट है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इसके एटमॉस्फेयर में आपको हाइड्रोजन मिलेगी, हीलियम मिलेगी। इसका इनर कोर अगर सॉलिड होता
तो वो अर्थ के बराबर होता। ऐसा माना जाता है कि अगर इसका इनर कोर सॉलिड रहा होता तो वो हमारी अर्थ के बराबर होता। ये हमारी अर्थ से काफ़ी बड़ा है साइज में, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इनका कंपैरिजन इस तरीके से किया जाता है कि मान लीजिए हमारी अर्थ एक अंगूर के बराबर है तो जुपिटर एक बास्केटबॉल के बराबर है, ठीक है ना। और इसमें गैसेज काफ़ी हैं, ये गैसियस प्लेनेट है इसलिए इसको गैस जाइंट भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जुपिटर के बारे में। और जुपिटर के बारे में आगे कुछ देखेंगे, बाकी इसकी एक फ़ोटो देखते हैं हम। देखिए इसकी फ़ोटो को देखिए आप अच्छे से, किस तरीके का दिखता है और साइज़ में कितना बड़ा है। अच्छा, जुपिटर के बारे में एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि जुपिटर पे एक स्टॉर्म आ रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से वो स्टॉर्म चल रहा है, 1 सेंचुरी से भी ज़्यादा टाइम हो गया उस स्टॉर्म को वहाँ पे चलते, और उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, अर्थ के 2 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है उसका साइज़, और ये 1 सदी से भी ज़्यादा टाइम से चल रहा है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले प्लेनेट की तरफ। अगला प्लेनेट है सैटर्न। ये कौन से नंबर पे आता है? ये 6th नंबर पे आता है डिस्टेंस के हिसाब से, लेकिन साइज़ के हिसाब से ये 2nd नंबर पे आता है। क्लियर है? ये भी हमारी अर्थ से काफ़ी बड़ा है, इसके डायमीटर पे 9 अर्थ्स फिट की जा सकती है, इतना बड़ा है सैटर्न भी। अच्छा, सैटर्न के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। इसके कुछ रिंग्स हैं इसके चारों तरफ, 7 रिंग्स है जो इसको एक काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। और ये भी गैसियस प्लेनेट है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो सरफेस है वो भी गैसियस है, सॉलिड और रॉकी नहीं है। इसके नेचुरल सैटेलाइट्स यानी मून्स की तादाद भी 60+ है, और अभी कुछ एक और कंफर्मेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है इसके मून्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो जाए। तो ये हम सैटर्न के बारे में जान रहे हैं। इसमें भी जो है हाइड्रोजन और हीलियम मिलती है। इसका भी अंदर से कोई पार्ट सॉलिड हो सकता है, रॉकी हो सकता है, अदरवाइज ये एक गैसियस प्लेनेट है। क्लियर? अब इसकी भी एक फ़ोटो आपको दिखा देते हैं। इसकी फ़ोटो देखिए, फ़ोटो देख लिया आपने। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्लेनेट की तरफ। यह है यूरेनस। यूरेनस 7th नंबर पे डिस्टेंस के हिसाब से, और ये जो है अर्थ से लगभग 4 गुना बड़ा है। ये भी गैसियस प्लेनेट है, इसमें भी रॉकी और सॉलिड सरफेस नहीं मिलता है। इसको आइस जाइंट भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर कोई सॉलिड रॉकी कोर है जिस पे कि ये फ्लूड करता है, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और एटॉमिक हीलियम मिलती है, और कुछ अमाउंट में मीथेन भी पाई जाती है। इसके नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करें तो ये 27 है। इसके चारों तरफ भी रिंग्स मिलते हैं, 13 रिंग्स है। जो इनर रिंग्स हैं वो नैरो हैं, डार्क हैं, लेकिन जो आउटर रिंग्स हैं वो कलरफुल है और वो चमकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने जाना यूरेनस के बारे में। अब यूरेनस की एक पिक्चर आपको दिखाते हैं और कुछ बातें और बताते हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस अपने एक्सिस पे काफ़ी ज़्यादा झुका हुआ है। जिस तरीके से हमने अर्थ को देखा था कि वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, वैसे यूरेनस जो है वो काफ़ी ज़्यादा टिल्टेशन लिए हुए अपने एक्सिस पे, और इसको लेटा हुआ प्लेनेट भी कहते हैं। इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि लेटा हुआ जैसा दिखाई देता है। और इस पे जो है इसके जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हैं, उन पे काफ़ी लाइट और हीट मिलती है इस प्लेनेट को, ठीक है ना, क्योंकि एकदम लेटा हुआ जैसा है। जैसे इक्वेटर पे मिलती है अर्थ पे, वैसे ही इसके पोल्स पे मिलती है। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं अगले प्लेनेट की तरफ। नेपच्यून। नेपच्यून यूरेनस जैसा ही है, और यह भी अर्थ से 4 गुना बड़ा है साइज़ में। और इसको अगर हम देखें तो ये भी गैसियस प्लेनेट है। इसका जो सरफेस है वो भी सॉलिड नहीं है, और यहाँ पे भी इसके एटमॉस्फेयर में भी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और एटॉमिक हीलियम मिलती है, और मीथेन का भी कुछ अमाउंट मिलता है। इसके अगर मून्स की बात की जाए तो इसके 14 मून्स हैं, जिनका कि नाम ग्रीक माइथोलॉजी के जो कुछ देवता हैं उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है ना। और इसके भी रिंग्स पाए जाते हैं, इसके 5 रिंग्स मिलते हैं। ये सब नेपच्यून के बारे में। और नेपच्यून की भी आपको एक फ़ोटो दिखा देते हैं। यह है नेपच्यून की फ़ोटो। अब हमने कुछ एक आपको
नेचुरल सैटेलाइट्स बता दिए हैं, तकरीबन सभी प्लैनेट्स के बता दिए। तो आप एक लिस्ट बना के और दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि किस प्लैनेट के सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स है। तो अब हम आगे बात करेंगे मून्स की। अब हम बात करेंगे मून्स की। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स उनके चारों तरफ घूमते हैं जो कि उनके नेचुरल सैटेलाइट कहे जाते हैं। इन्हीं नेचुरल सैटेलाइट्स को हम मून्स कहते हैं। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके कि कोई मून नहीं है, जैसे कि वीनस और मरकरी। ये दो प्लैनेट ऐसे हैं हमारे सोलर सिस्टम में जिनका अपना कोई मून नहीं है। मून्स जो है हमारे सोलर सिस्टम के इम्पोर्टेंट मेंबर होते हैं। अब यहाँ पर मून की एक फ़ोटो दिखाई गई है, आप उसको गौर से देखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपने मून की फ़ोटो को देख लिया, अब हम आगे की बात करते हैं कि जो ये मून्स होते हैं इनके अलग अलग नाम होते हैं। हालांकि जो अर्थ का मून है उसको मून के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स के जो भी मून्स हैं उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे कि मार्स के मून्स की बात करें तो मार्स के दो मून्स हैं जिनका नाम फोबोस और डिमोस है। डिमोस जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट मून है। इसी तरीके से जो गैनीमेड है, जो कि जुपिटर का मून है, वो हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून कहा जाता है। जुपिटर के काफ़ी सारे मून्स हैं, इसी तरीके से सैटर्न के भी काफ़ी सारे मून्स हैं, और सैटर्न के कुछ मून्स अभी तक कंफर्म भी नहीं हो पाए हैं, उन पर रिसर्च चल रहा है और वो भी कंफर्म हो जाएंगे। तो सैटर्न के मून्स के नंबर जो हैं वो 80+ हो जाएंगे। यूरेनस और नेपच्यून के भी अपने मून्स हैं। केवल 2 प्लैनेट ही ऐसे हैं जिनके कि कोई मून नहीं है, और उन 2 प्लैनेट का नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मरकरी और वीनस। अब हम अर्थ मून की बात करते हैं। अर्थ का जो मून है उसको मून के नाम से ही जाना जाता है, और ये जितने भी मून्स होते हैं वो अपने एक्सिस पे रोटेट करने के साथ साथ प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व भी करते हैं। जिस तरीके से हमने प्लैनेट के बारे में देखा था कि प्लैनेट अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं और सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से नेचुरल सैटेलाइट्स जो हैं वो अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं और प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम अर्थ के मून की बात कर रहे थे। तो अर्थ का जो मून है वो अर्थ से एवरेज 384,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और इसका मिनिमम डिस्टेंस जो होता है अर्थ से वो 3,64,000 किलोमीटर होता है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो 4,06,000 किलोमीटर होता है। और हमारे मून पे भी सारी चीज़ें मिलती हैं, माउंटेन्स वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन है, उसको लिबनेट्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम होती है मून पे, और ये कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई इंसान अर्थ पे 1 मीटर जंप कर सकता है तो वो मून पे 6 मीटर ऊंचा जंप कर सकता है, इतनी हाइट तक जंप कर सकता है। इसका रीज़न यही है कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम होती है। क्लियर है यहाँ तक? चांद को स्टडी करने के लिए, मून को स्टडी करने के लिए काफ़ी सारे मिशंस भेजे गए हैं। पीछे हमने भी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन भेजे थे। आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि हमारा विक्रम लैंडर फेल हो गया था, और जिस पर्पज़ से वो भेजा गया था वो पर्पज़ सॉल्व नहीं हो पाया था। मून पे सबसे पहले कौन पहुंचा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि किस इंसान ने मून पे सबसे पहले कदम रखा था। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्वार्फ प्लैनेट की। हमारे सोलर सिस्टम में और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं जिनको कि कुछ को उनमें से ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको कि प्लैनेट के क्राइटेरिया में फिट नहीं माना जाता है, और इनको ड्वार्फ प्लैनेट के तौर पे कैटेगराइज किया जाता है। प्लूटो 2006 तक एक प्लैनेट होता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया। ये क्राइटेरिया इन ऑब्जेक्ट्स के साइज, शेप, ऑर्बिट और ग्रेविटी से रिलेटेड थे। प्लूटो इस क्राइटेरिया पे फिट नहीं बैठा और उसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। अब प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है, और अभी हमारे पास सोलर सिस्टम में 5 ड्वार्फ प्लैनेट हैं। ये हैं प्लूटो, सिरिस, एरिस, हाउमिया और मेकमेक। ये 5 ड्वार्फ प्लैनेट हैं। ये कुछ है कि क्राइटेरिया जो फिक्स किए गए हैं प्लैनेट के लिए उन पे फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए इनको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड की।
एस्ट्रॉयड कुछ टेनी बॉडीज़ हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में ही है और जो सन के अराउंड मूवमेंट कर रहे हैं। ये जुपिटर और मार्स इनके बीच में पाए जाते हैं और इनकी संख्या लगभग 40,000 है। इनके बारे में माना जाता है कि ये किसी प्लेनेट के टूटने से बने हैं। और अभी 2014 में जापान ने अपना एक मिशन लॉन्च किया था हायाबुसा 2, जो कि एक एस्ट्रॉयड से कुछ सैंपल कलेक्ट करके भेजे हैं उसने और उनको स्टडी किया जा रहा है। तो इस तरीके से एस्ट्रॉयड किन किन दो प्लैनेट्स के बीच में मिलते हैं, ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट की तरह मिलते हैं। तो ये है हमारे एस्ट्रॉयड। अब हम बात करते हैं मेट्रॉइड्स की। मेट्रॉइड्स भी डस्ट, गैसेज और रॉक से बनने हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के चारों तरफ मूव करते रहते हैं और कई बार ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जलने लगते हैं। तो ये एक ब्रेकिंग स्टार की तरह हमें दिखाई देते हैं और इनको ब्रेकिंग स्टार भी बोला जाता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रेकिंग स्टार को देख के विश मांगी जाती है तो वो पूरी हो जाती है। वो ब्रेकिंग स्टार, टूटता तारा, ये मेट्रॉइड्स ही होते हैं। तो कई बार तो ये पूरी तरह एटमॉस्फेयर में ही जल के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार इनके कुछ टुकड़े बच जाते हैं जो कि जल नहीं पाते हैं। वो हमारे अर्थ के सरफेस पे गिरते हैं और उनको कलेक्ट करके उनकी स्टडी करने की कोशिश की जाती है। क्लियर? अब बात कॉमेट की। कॉमेट एक तरीके से फ्रोजन गैस और डस्ट का ही कुछ कॉम्बिनेशन होता है और ये सन से काफ़ी डिस्टेंस पे इरेगुलर ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं। लेकिन जब ये सन के सामने से गुजरते हैं तो इन गर्म हो जाते हैं और इनके पीछे से काफ़ी किलोमीटर लंबी एक गैस की फुहार से निकलती दिखाई देती है, इसलिए इनको पूछल तारा भी कहते हैं। बहुत सारे कॉमेट्स हैं जो एक फिक्स डिस्टेंस टाइम पीरियड के बाद में दिखाई देते हैं। जैसे हेली नाम का एक कॉमेट है जो कि 1986 में हमें दिखाई दिया था और ये 76 ईयर्स के गैप पे दिखाई देता है। तो नेक्स्ट टाइम ये कब दिखाई देगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज सोलर सिस्टम के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था, ये चीज़ें हमने पढ़ ली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आगे के लिए चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें और आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियोस ला सकें।